वो किस्सों में नहीं, कहानियों के किरदारों में भी नहीं, न साज में, न श्रृंगार में, न दौलत में, न व्यापार में। कस्मों रस्मों से भी जिसे बांधना मुमकिन नहीं, उसे बस रिश्तों से बांधा गया है। आसमान सा विशाल हृदय, धरती सी गंभीरता, नदियों सी गति, आंखों सी कोमल, फौलाद से हौसलों की वो मूरत है, वो कोई और नहीं, बस एक औरत है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाई। एक दिन मुकर्रर हुआ है इसके लिए। जिन फिल्मों में आज जबरदस्त महिलाओं की पैठ है, वो जब आरंभ हुई थी तब क्या था? उन फिल्मों में जो स्थान उसके लिए तय ही नहीं थे, उस पर उनकी पकड़, उनका योगदान, उनके उदाहरण, जिसने आगे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बंद दरवाजों को खोलने का कारण बनी। आज उन्हीं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर्स, ओनर, फिल्म कंपनी की ड्रेस डिजाइनर, कॉस्ट्यूम के फैसले, पटकथा का संयोजन सब संजो रही थी। वो औरतें जिन पर आज सिल्वर स्क्रीन सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, मगर ये सच तब भी कायम था कि वो अपनी मौजूदगी बता रही थी। इन सारे किरदारों को पर्दे के पीछे की दुनिया में मोनोपोली को तोड़ने व नव निर्माण लोगों की सोच से परे कीर्तिमान बनाते वक्त शायद बहुत मुश्किलें आई होंगी, मगर उन्होंने तब ये तो न सोचा होगा कि उनकी जिद किसी के ख्वाब की ताबीर बन जाएगी। मगर आज तेजी से तरक्की करती दुनिया में चंद महिलाओं का विलक्षण प्रतिभा के साथ इस वर्क एरिया में काम करना, जिनका एक कदम से रास्ता बन पाया, उनका जिक्र जरूरी है। ये पगडंडियों से आरंभ हुआ, मगर आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि 1926 में भी दुनिया की आधी आबादी कितनी प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव थी। ये वो दौर था जब हीरोइन का काम भी हीरो यानी मर्द ही मेकअप गेटअप के साथ महिलाओं के पात्रों को निभा रहे थे। उस दौर में एक स्थापित संगीतकार होने की पद बखूबी सरस्वती देवी पूरा कर रही थी, और कमाल का संयोग कि उनकी प्रोड्यूसर भी एक महिला ही थी। उस दौर में एक और बात हुआ करती थी कि पर्दे के अदाकार ही अपने गीतों को स्वर भी दिया करते थे। मगर एक बार फिल्म जवानी की हवा वर्ष 1935 में सरस्वती देवी की बहन, जो कि उसी फिल्म में काम कर रही थी, का गला खराब हुआ और मौसीकार पर ही गाने की भी जिम्मेदारी आ पड़ी। इस तरह प्रॉपर पार्श्व गायन का आरंभ हुआ। सरस्वती देवी म्यूजिक डायरेक्टर और पार्श्व गायिका भी बन गई। सरस्वती देवी का ओरिजिनल नाम खुर्शीद मिनिएचर होमजी था। उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के कारण अपना असल नाम दुनिया से छुपाया। पंडित भातखंडे से अपनी संगीत की आरंभिक शिक्षा ली और फिर आगे 1927 में जब बम्बई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया, तो सरस्वती देवी ने वहां कार्यक्रम देना आरंभ किया। इसमें इनकी बहनें भी साथ थीं, तो होमजी सिस्टर्स के नाम से शोहरत मिली। फिर हिमांशु राय से मुलाकात हुई और सिनेमा में स्थापित महिला संगीतकार संगीत निर्देशक हुई, और ऐसा करते हुए उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वो मील का पत्थर होने जा रही हैं। आपने वो गीत सुना होगा, कोई हमदम न रहा, फिल्म जीवन नैया 1936 का ये गीत। इस फिल्म के हीरो अशोक कुमार द्वारा गाया गया था। संगीत सरस्वती देवी का। साल 1936 ये फिल्म रिलीज हो गई थी। जे.एस. कश्यप इसके गीतकार थे। अगर ये गीत आपको जाना पहचाना लगा होगा, तो दरअसल 1961 में यानी कि 1961 में झुमरू में किशोर कुमार ने इसी गीत को गाया और मजरूह सुल्तानपुरी ने उसे रीराइट किया। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो के तर्ज पर कुछ लोगों ने उस दौर में महिलाओं के रास्तों से कांटे चुनने में मदद की। एक नाम इस करेजियस साहसिक विचार के धनी हिमांशु राय का आता है, जो पति थे देविका रानी के। इंडियन सिनेमा की क्लियोपेट्रा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रॉयल लुक, तीक्ष्ण बुद्धि, विलक्षण कलात्मक समझ की मल्लिका देविका रानी। कुछ 14 या 15 फिल्मों में काम करने पर देविका रानी ने इतिहास बन रहे वक्त का वो पन्ना लिखा जो एक पन्ना ही विश्वविद्यालय बन गया। अछूत कन्या की कस्तूरी, जीवन नैया की लता, जन्मभूमि की प्रतिमा इस सिल्वर स्क्रीन की पहली नायिका बनी। एक पढ़े लिखे परिवार की बेटी 1920 के दशक में ही रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और एकेडमी ऑफ म्यूजिक से हुनर सीखने लंदन गई। डेकोर डिजाइन और टेक्सटाइल जैसे क्लासिफाइड विषयों में पढ़ाई भी की। इसी दौरान हिमांशु राय से उनकी वहां मुलाकात हुई। प्रोडक्शन कंपनी लाइट ऑफ एशिया में सेट डिजाइनिंग का काम भी मिल गया। 1929 में विवाह हुआ उनका।
विवाह के बाद जर्मनी में अ थ्रो ऑफ डाइस नाम से फिल्म बनाने के लिए बतौर निर्माता हिमांशु राय को काम मिला। वो देविका रानी के साथ जर्मनी आ गए। फिर देश याद आ गया और दोनों अपनी नई सोच, नई कुशलताओं के साथ भारत वापस आए। देविका को लोगों ने अभिनेत्री नहीं, स्टार कहा, और वो स्टार ही तो थी। उनकी पहली फिल्म कर्मा 1933 में इंग्लैंड में रिलीज की गई थी। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई गई फिल्म थी और बॉम्बे टैकेज का नाम हो रहा था। देविका रानी ने अपने कलात्मक वैल्यूज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उनका दौर फिल्मी इतिहास का वो पन्ना बनकर जुड़ा जिसे हर दौर में पढ़ा व सीखा जाएगा। संगीतकार महिलाओं का नाम लिया जा रहा हो और जद्दन बाई का जिक्र न करें तो बात अधूरी सी रह जाएगी। श्रीमद गणपत राव से संगीत की विधिवत शिक्षा ली जद्दन बाई ने। जद्दन बाई की एक फिल्म कंपनी भी थी, संगीत फिल्म्स के नाम से। प्रेम परीक्षा, सेवा सदन में बतौर अभिनेत्री काम किया तो अपनी प्रोडक्शन में 1935 में तलाशे हक फिल्म बनाई, जिसमें संगीत भी खुद ही दिया। इसी फिल्म में अपनी बेटी नरगिस को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। 1936 में मैडम फैशन, 1937 में जीवन स्वप्न जैसी फिल्मों में डायरेक्शन का भी काम संभाला। इंग्लैंड की ग्रामोफोन कंपनी कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड से उनके गजल रिकॉर्ड किए गए, जिससे उस आवाज को सुरक्षित रखा जा सके। अब जरा चलते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाली जगह कोलकाता, जिसे तब कलकत्ता कहते थे। कलकत्ता से फिल्म इंडस्ट्री को जाने कितने नगीने मिले। साहित्य, संगीत के एक से बढ़कर एक नक्षत्रों का जन्म हुआ। बिना किसी विधिवत प्रशिक्षण हासिल किए ही गायन की दुनिया में नाम करना, फिर अभिनय से अपनी पहचान स्थापित करना आज भी कठिन है। तो तब ये काम कानन देवी ने किस तरह मुमकिन किया होगा? हालांकि कानन देवी ने बचपन से ही ज्योति स्टूडियो कोलकाता के बैनर तले बन रही फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करना तो शुरू कर ही दिया था। न्यू थिएटर में काम करते हुए रायचंद बोराल के हिंदी फिल्मों में काम करने के प्रस्ताव को आपने सहर्ष स्वीकार किया और ये कैसे भूल सकते हैं कि ये 30 से 40 के दशक में अभिनेत्री अभिनेताओं को ही अपने लिए गीत भी गाने पड़ते थे। और फिर जब 1937 में फिल्म मुक्ति के लिए मुख्य पात्र बनी, तब संगीत की शिक्षा उस्ताद अल्लाह रखा खां और भीष्मदेव चटर्जी से संगीत की विधिवत शिक्षा भी प्राप्त की। 60 से अधिक फिल्मों में काम किया और 17 जुलाई 1992 में दुनिया को अलविदा करने से पहले ही 1976 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित की गईं, जबकि 1968 में पद्मश्री से भी उन्हें नवाजा गया था। हीरोइनों से जरा इतर एक नाम जो एक लंबे वक्त तक साइड रोल में नजर आती रही, मगर उनकी मौजूदगी के बगैर कई फिल्मों को तो सोचा भी नहीं जा सकता। मगर उनका फिल्मी जीवन सिनेमा के दिग्गज के साथ हुआ। वी शांताराम ने प्रभात स्टूडियो के बैनर तले मराठी और हिंदी में बन रही फिल्म अयोध्या के राजा फिल्म में तारामती का मुख्य किरदार दिया। फिल्म रिलीज हुई और आपने अपने आप को साबित किया बतौर बेहतरीन अभिनेत्री। वो थी दुर्गा खोटे। मुगले आजम में जोधाबाई के किरदार को निभाते हुए उन्होंने इस रोल का एक मयार कायम कर दिया। 1942 में आई भरत मिलाप, 1941 में दासी। उनके नाम एक और सक्सेस स्टोरी है। 40 के दौर में वेतन पर फिल्म कंपनीज के लिए कलाकार काम करते थे। दुर्गा खोटे पहली ऐसी कलाकार थी जिन्होंने फ्रीलांस मतलब एक काम एक पारिश्रमिक पर काम करना शुरू किया। 1937 में एक फिल्म के लिए तो आपने प्रोडक्शन डायरेक्शन का भी काम बखूबी किया। फिल्म थी साथी। आपको भी दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जब हम इन लोगों के नामों की चर्चा कर रहे हैं तब ये महसूस ही नहीं हो रहा कि तब तो हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी। फिल्म साहित्य पर सब पर एक नज़र रखी जाती थी और ऐसे में महिलाओं का एक से बढ़कर एक ऐसी विधा में कार्य करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। जाने उन्हें कितनी मुश्किलों से दो हाथ करना पड़ा हो। ज्यादातर तो पत्नी, माँ, बहू के रियल लाइफ किरदारों को भी निभा रही थी। करियर जिन्हें चुनौती दे रहा हो, समाज साथ काम करने वालों का भी जाने कितना सहयोग और समर्थन मिलता रहा होगा। ऐसे में छोटी सी छोटी विजय भी गर्व से भर देती होगी। जिनकी पीढ़ियों ने यही काम किया और वो सब महिलाएं हों तो एक नाम जहन में आता है, शोभना समर्थ का। एक ऐसा नाम जिनसे आज वर्तमान में हम बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि काजोल फिल्म अभिनेत्री उनकी नातिन हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं। मगर ये कॉन्फिडेंस, ये कलाकारी जिन जड़ों से यहाँ तक आई है, हम उनकी बात करते हैं, शोभना समर्थ।
शोभना सामर्थ ने आरंभिक अवस्था में मराठी फिल्मों में अभिनय किया, मगर 1937 में सागर फिल्म कंपनी के लिए सर्वोत्तम बादामी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म कोकिला में काम किया। मोतीलाल, सविता देवी, सितारा देवी के साथ काम करने का मौका मिला उन्हें। फिर दो दीवाने 1936 में मोतीलाल, याकूब और अरुणा देवी के साथ काम कर रही थी। फिर समर्थ आगे बढ़ती गई। 1939 में हिंदुस्तान सिनेटोन से जुड़कर 4 फिल्में की, सौभाग्य, नगरिया जैसी सफल फिल्में। 1942 में भरत मिलाप से काफी प्रसिद्धि और स्थापित कलाकारों में सम्मान भी मिला। दुर्गा खोटे कैकेयी की भूमिका में थी, प्रेम अदीब राम बने थे और सीता की भूमिका में शोभना सामर्थ। उस दौर में इस राम सीता की जोड़ी को कैलेंडर में भी छापा गया था, यानी कि समाज में स्वीकृति मिल रही थी। 2 फिल्मों का निर्देशन भी किया, वर्ष 1950 में हमारी बेटी और 1960 में छबीली। नूतन इस फिल्म की हीरोइन थी। एक गीत भी गाया था नूतन ने इस फिल्म में, हेमंत कुमार उसके साथ थे। स्नेहिल भटकर का संगीत तनुजा को स्थापित करने के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया, ऐसा कहा जाता है। फिल्मों में कॉस्ट्यूम का भी बोलबाला रहा है, क्योंकि सब कुछ सामान्य लगे ये बेहद जरूरी होता है, और जब पात्र कुछ संवाद न कर रहे हों तब पोशाक ही सारी सिचुएशन को समझा पाती है। 1983 में भानु अथैया को ऑस्कर फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड मिला। तब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया है गांधी फिल्म में, तो उन्होंने बहुत सरलता से जवाब दिया कि आपको क्या लगता है क्या किया होगा। तो प्रश्न पूछने वाले ने कहा कि सब कुछ सामान्य ही तो लग रहा था। तो बहुत मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया कि यही तो मेरा काम है, सब कुछ सामान्य लगे ऐसा दिखाने के लिए जो किया उसको ऑस्कर मिला। तो बहुत सही जवाब था। और 1956 में कोई ये नहीं कह सकता कि भानु अथैया उसी वक्त फिल्मी दुनिया में आई थी। 1956 में गुरुदत्त के साथ आपने सीआईडी से करियर आरंभ कर दिया था, और उसके बाद तो सत्यम शिवम सुंदरम तक उन्होंने बहुत खूबसूरत कपड़े पहनाए, हीरोइनों को भी हीरो को भी, जिसे हम हमेशा देखते हैं और उन्हें याद करते हैं। तमाम ऐसे नाम, तमाम ऐसी महिलाएं जिन्होंने फिल्म कालिया के डायलॉग को साबित किया कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आकाशवाणी के गलियारे से एक महिला अनाउंसर निकलती है और अपनी अनोखे अंदाज को कलम से पन्ने पर उतारती है, और फिर उसे फिल्म पर उतारने का मौका भी मिलता है, वो भी बासु भट्टाचार्य से बतौर फिल्म निर्देशक, नाम सई परांजपे। फिल्म स्पर्श से उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी हर फिल्म में गीतों के लिए, गीतकार के लिए सई ने इंदु जैन को चुना बतौर लिरिसिस्ट। इंदु जैन भी मर्दों की मोनोपोली को तोड़ ही तो रही थी, और उनका लिखा वो फेमस सॉन्ग कहाँ से आए बदरा सबको याद ही होगा। गीतकार के खाने में बराबर मेल का नाम देखकर हमने शायद कभी इन विशेष नामों पर ध्यान ही न दिया हो, मगर आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। माया गोविंद, जो कि एक कवियत्री से फिल्म की गीतकार भी बनी और कई फिल्मों के लिए लोकप्रिय गीत भी लिखे। उन गीतों को धुन देने वाले संगीतकारों में उषा खन्ना का नाम भी बेहद प्रोमिनेंट है। पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने नजर आने वाली बातों को खूबसूरत बनाने का जिम्मा जब औरतों को मिलता है, तो वक्त या दौर कुछ भी हो, हम औरतें अपनी सोच, अपनी हर शय को देखने का नजरिया दुनिया को दिखाती हैं, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया भी हमसे सहमत होती है। रॉक ऑन से पर्दे के सामने आई और फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा, तलाश, बॉम्बे टॉकीज, दिल धड़कने दो, गली बॉय, दहाड़ जैसी फिल्मों में कभी निर्देशन, पटकथा तो कभी कहानी से सब कुछ चौंकाती रही। नाम रीमा कागती। फिल्म गोल्ड के निर्देशन, जिसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने जैसे विषय पर कमाल की फिल्म का श्रेय रीमा कागती को गया। और फिर वही बात कि हम तो बस कमाल ही करने आए हैं यहाँ। जोया अख्तर, मेघना गुलजार, इनके तो रगों में हुनर दौड़ता है, मगर रगों में दौड़ने वाले हुनर को जब जोया और मेघना ने पर्दे पर उतारा तो लोगों की फेवरेट बन गई। सैम बहादुर अभी हाल की फिल्म है, उस वक्त की सारी रिलीज फिल्मों में सबसे ज्यादा प्यार पाया। हम महिलाओं की एक खास बात होती है, हमें हमेशा से मालूम है कि नब्ज कहाँ होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गौरी शिंदे। 2012 में इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी ने कम बैक किया फिल्म इंडस्ट्री में, मगर गौरी की लिखी कहानी, जो कि कथित तौर पर उनके निजी क्षणों को उसमें उन्होंने लिखा है, पर जब श्री ने काम किया
तो फिल्म देखने से पहले सबको लगा कि ऐसा क्या ही किया होगा इस फिल्म में, डायरेक्टर की पहली फिल्म है। मगर जब लोगों ने देखा तो क्या हुआ ये तो सबको मालूम ही है। अवार्ड्स और तारीफ सब मिली। हमें आधी आबादी कहते हैं लोग, और फिर हम उस आधी से पूरी दुनिया जीतने निकल पड़ते हैं। यात्रा जीवन है, ठहराव मृत्यु, इस सत्य पर। जिन फिल्मों में आज महिलाओं की पैठ है, उसकी यात्रा कहां से शुरू हुई थी, ये लेकर आज आपके लिए आई। एक बार फिर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।